नमस्कार, मैं MS चौहान आप सभी का सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और साथ में वंदन अभिनंदन माँ सरस्वती, माँ शारदा जो विद्या की देवी हैं। चलिए हम और आप अपनी क्लास की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ करें। सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। माँ शारदा की कृपा आप सभी विद्यार्थियों पे बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 सीरीज जो है कंप्लीट कर लिया हमने 10 क्वेश्चंस के 2 सेट को। आज हम नेक्स्ट सीरीज की बात करेंगे, है ना। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज भी 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले उन प्रश्नों में से पहला प्रश्न जो है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक मैं सजेशन देना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो PRT, TGT, PGT की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नवोदय की, केंद्रीय विद्यालय की या DSSB की तैयारी कर रहे हो, सभी बच्चे एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि रिवीजन जरूर करें। क्योंकि रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि फैक्ट या सिद्धांत वाले क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहे। इसलिए रिवीजन जरूर करें, है ना। जितना आपने पढ़ लिया है उसका रिवीजन होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ाई करना जरूरी है। क्लियर है? क्योंकि रिवीजन अगर आप ठीक प्रकार से कर पाएंगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो रिकॉल करने में आपको आसानी होगी। क्लियर है? तो हमेशा रिवीजन पे भी बहुत अधिक फोकस करना है और रिवीजन करते रहना है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप सभी को लक्ष्य के प्रति वफादार होना पड़ेगा। यानी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है। ये भी आप जानते हैं कि भाई अगर सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमेशा याद रखना कि वह आपकी इच्छा थी कि आपका सिलेक्शन हो, लेकिन नहीं हुआ तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। इसलिए आप अपने अंदर एक पेशेंस जरूर रखें और एक बैलेंस वे में तैयारी करें। ठीक है? क्लियर है? सबसे पहला प्रश्न जो है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है यह। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में आपसे अप्रासंगिक प्रश्न पूछ लेता है ना, मतलब जिसका कोई प्रासंगिकता नहीं है और वो क्लास या पूछ करके क्लास को बाधित करता है, तो अध्यापक को पता है क्या, उससे बातचीत करना चाहिए, है ना। बातचीत करके ही उसके द्वारा इस प्रकार के व्यवहार को जानना चाहिए, उसके कारण को जानना चाहिए। क्योंकि इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उसे वह विषय समझ में नहीं आ रहा हो, यह भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थी को अतिरिक्त समय देकर विषय समझाने का प्रयास करना चाहिए। आप एक टीचर होने के नाते उसे अतिरिक्त समय दे करके उसके उस विषय को समझाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है ना? यानी यहां पर सॉल्यूशन क्या है कि उससे बातचीत करेंगे, है ना। उसको पनिश नहीं करेंगे, उसको क्लास से नहीं निकाल देंगे, उसके माता पिता से शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि सॉल्यूशन क्या है टीचर के लिए? बातचीत करना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? सी इज द राइट आंसर। प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे? नहीं। उसे डांटेंगे? नहीं। उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? नहीं। ये सारे ऑप्शंस गलत है। उससे बातचीत करेंगे, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए दूसरा प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो इस तरह के प्रश्न में आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि जो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति जो होती है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्लियर है? यानी आप बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाएंगे तभी कह सकते हैं कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि यहां पर जो केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु में कौन है? बालक है, और इस बालक को ही केंद्र बिंदु माना गया है। क्योंकि आज की जो आधुनिक शिक्षा है वो कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा है। क्लियर है? तो इस क्रम में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आज की आधुनिक शिक्षा में बाल जो है केंद्र में है और बाल केंद्रित शिक्षा है, तो बालकों के हिसाब से ही सब कुछ होगा, है ना। तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, यही इसका सही जवाब होगा। रटने को प्रोत्साहित करके ये कभी इसका जवाब नहीं होगा, है ना। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर यह भी नहीं होगा। परीक्षा परिणामों को केंद्रित होकर यह भी नहीं होगा। तो हमेशा से जवाब क्या रहेगा? बालकों के हित में, बालकों को केंद्र में रख करके या बालक केंद्रित शिक्षा पर ही आपको जोर देना। तीसरा प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, तो हमेशा आप इस चीज का ध्यान रखेंगे शिक्षण प्रक्रिया में कि बालकों की जो सहभागिता है
वह कैसी होनी चाहिए, सक्रिय होनी चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए बच्चे, है ना। तो उस हिसाब से ए इज द राइट आंसर, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब। बी सी डी को भी देख लेते हैं, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, यह एक कारण हो सकता है। गृह कार्य की जांच में विषय वस्तु की कठिनाई स्तर, यह भी नहीं। लेकिन हाँ, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता शिक्षण प्रक्रिया में यह सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बच्चे अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, बच्चे लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखेंगे, खुद करके चीजों को सीखेंगे, तो वह उनका ज्ञान जो होगा वो स्थायी होगा, है ना, वो परमानेंट नॉलेज होगा। बच्चे अपने अनुभव से सीखेंगे, वह बेहतर होगा बच्चों के लिए। इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तो पुस्तक के उत्तरों को लिखाने पर बल देना? जी नहीं, यह तो कभी नहीं होगा कि सिर्फ आप पुस्तक के उत्तर लिखा दें तो उससे कोई आपको प्रभावशाली अध्यापिका का दर्जा दे देगा। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना? यह भी नहीं। दोनों जरूरी है भाई, इंडिविजुअल लर्निंग भी जरूरी है, ग्रुप लर्निंग भी जरूरी है। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, यह भी नेगेटिव अप्रोच है, यह भी सही नहीं होगा। प्रत्येक बच्चे से संपर्क में रहना, हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसका डी ही सही जवाब होगा, डी इज द राइट आंसर, है ना। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक छात्र महत्वपूर्ण होता है, प्रत्येक छात्र महत्वपूर्ण, हर छात्र अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आप शिक्षक होने के नाते उसकी रुचियां, उसकी अभिवृत्ति, उसकी योग्यता, उसकी क्षमताओं को आप बराबर महत्व देंगे, किसी को कम या ज्यादा नहीं आंकना है। ऐसी परिस्थिति में प्रभावशाली अध्यापिका के लिए प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना आवश्यक है और उन्हें उचित सहायता उपलब्ध करवाना भी उनका कर्तव्य है, ठीक है। तो सबसे जो सटीक जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? अब भाई एक बच्चा देखा है कि भाई मशीन से दूध निकलते हुए, तो उसको लगता है कि मशीन ही दूध निकालता है, ऐसी उसकी संकल्पना बन गई, है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्नों का जवाब बहुत ही सरल तरीके से दिया जा सकता है। चलिए पहले हम 4 उत्तरों को पढ़ते हैं। बच्चों को दुनाहा का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान होना, यह कुछ हद तक मान सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, तभी तो वो इस चीज को बोल रहा है, ये सही जवाब है। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है, यह भी हो सकता है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, यानी सबसे सटीक जवाब देखें तो बच्चे ने जो जवाब दिया ना, बच्चे ने जो अनुभव किया, है ना, बच्चों ने जो अनुभव किया वही जवाब दिया। तो बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित होता है, यह बिल्कुल सही होगा, बी इज द राइट आंसर। क्यों कि भाई कोई 3 साल का बच्चा है और वह दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध को बार बार निकलते हुए देखता है जब भी वो दूध लाने जाता है, तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि बच्चे का जो जवाब है वो दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, तभी तो वो ऐसा जवाब दे रहा है। अगर हम जीन पियाजे की बात माने तो 3 साल का बच्चा जो होता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। इस अवस्था में बच्चा बिना किसी तार्किक विचार किए हुए, बिना किसी तार्किक विचार की प्रक्रिया से गुजरे हुए किसी वस्तु या बात को स्वीकार कर लेता है, और यही रीजन है। क्लियर है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न छठा, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। देखिए फिर विधि से क्वेश्चन आ गया, है ना। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, कौन सा होगा? अब ये सारी ही विधियां हैं। देखिए मॉन्टेसरी विधि भी बच्चों के लिए है, खेल विधि भी बच्चों के लिए, किंडरगार्टन विधि भी बच्चों के लिए, और ये सभी ही इसका सही जवाब होगा। यानी ये सारी विधियां, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सारी ही विधियां शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि मानी जाती है। क्लियर है? निम्नलिखित में से सभी संश्लेषण के उदाहरण हैं सिवाय, निम्नलिखित में से सभी संश्लेषण के उदाहरण हैं सिवाय। बहुत अच्छा प्रश्न है। निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना और चित्र रंगना। तो देखो भाई, जो रंग भरना है ना वो संश्लेषण का उदाहरण नहीं है, क्योंकि जो सिंथेसिस होता है ना, जो संश्लेषण की विषय वस्तु का सार संग्रह होता है ना, तो कहीं ना कहीं जो चित्र रंगना है ये इसका नहीं होगा। इसलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना, इसको किसी हद तक हम इससे जोड़ सकते हैं, लेकिन चित्र रंगना यह इसका उदाहरण नहीं हो सकता है। निबंध लिखना भी आप निबंध तभी लिख पाएंगे जब आप संश्लेषण की प्रक्रिया से गुजरे हो या संश्लेषण की प्रक्रिया जानते हो। भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना, ये सारा हो सकता है। ये सारे उदाहरण हो क्या सकते हैं, ये सारे संश्लेषण के ही उदाहरण है, उन्हीं में से आता है सारा,
है ना, बट चित्र रंगना संश्लेषण के उदाहरण नहीं है। तो इस तरह से 7वां प्रश्न भी देखो, इस तरह के प्रश्न थोड़े से कंफ्यूजन होंगे आपको, बट इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। तो हमेशा याद रखना, निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो संश्लेषण के उदाहरण है ना, और चित्र रंगना जो है यह संश्लेषण का उदाहरण नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा 8वां, सह शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? यह भाई एक ही स्तर पे हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सेटिस्फाई करता है, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है ना। यह बी जो ऑप्शन है यह इसका सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि पहला जो है यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह तो बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा है यह हास्यकृत विद्यार्थियों के लिए, है ना, हास्यकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, यह भी नहीं होगा। यह सार्वभौमिक धारणा रिटेंशन को सुनिश्चित करता है, यह भी नहीं होगा। तो बी इज द राइट आंसर, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। देखिए वैसे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही जो है उसका यूनिक आइडेंटिटी है, यानी हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, और एक टीचर को बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी पहचानना होगा। उनके व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचान करके उनके पोटेंशियल, उनकी एनर्जी, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एबिलिटी के आधार पर ही उनको शिक्षित करना होगा, और उनकी लर्निंग प्रोसेस को क्या करना होगा, लर्निंग प्रोसेस को पूरा करना होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका जवाब क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? किसके लिए? व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए? जी नहीं। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए? ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। शिक्षार्थियों की निष्पादन योग्यताओं को समान करने के लिए? यह भी नहीं होगा। यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। बिल्कुल, यह बिल्कुल सही प्रोसेस है, डी इज द राइट आंसर। क्योंकि विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो भाई जब आप बच्चों के बीच में यह चीज समझेंगे तभी ना कि भाई कौन से शिक्षार्थी किसी चीज को सीखने के लिए योग्य है या अयोग्य है। इसी पर आधारित सब कुछ होता है, इसी पर आधारित उसका पाठ्यक्रम होता है, इसी पे आधारित उनके क्लासेस होते हैं। ठीक है ना, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, और यह आखिरी प्रश्न है, संप्रेषण का वास्तविक अर्थ होता है। संप्रेषण का, तो देखो भाई संप्रेषण का वास्तविक अर्थ क्या होता है? एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना एवं संदेश भेजना, तथा जो प्राप्त करता है, जो संदेश प्राप्त करता है, उन्हें ठीक और सही अर्थ में समझना, जिस रूप और अर्थ में संप्रेषक चाहता है, जिसने जो उसको भेजा है मैसेज। क्लियर है। तो देखते हैं, सूचनाओं को भली प्रकार से प्रेषित करना, यह अधूरा आंसर है, इसलिए यह होगा नहीं। सूचनाओं पर भाषण देना, यह भी नहीं। शिक्षक और छात्र के बीच वार्तालाप होना, यह भी नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखो इसका जो सटीक है ना, वह इनमें से कोई नहीं। इसका कोई सटीक उदाहरण नहीं दिया गया, सटीक आंसर नहीं दिया गया है। तो हमेशा याद रहना, आप एक बात याद रखना कि संप्रेषण का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ये नहीं कि भी सूचना और संदेश सिर्फ भेज देना, बल्कि जिसने प्राप्त किया है वह सूचना और संदेश को क्या उसी अर्थ में समझ रहा है जिस अर्थ के लिए उसको भेजा गया है ना। उसको जैसा संप्रेषक चाहता है, क्या वैसा वह समझ पा रहा है, क्या वैसा ही उसने प्राप्त किया है, तो उसको रियल कम्युनिकेशन कहते हैं, उसको सही संप्रेषण या उस संप्रेषण का वास्तविक अर्थ वही होता है। तो इस तरह से यह 10 प्रश्नों की, यह 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी जिसको आज हमने कंप्लीट किया है। इसी प्रकार के जो सीरीज हैं हम आपके साथ लाते रहेंगे। आप कंटिन्यू हमारे सक्सेस प्लस के चैनल पे बने रहें। मिलते हैं फिर अगली कड़ी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।